हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है महेश शर्मा और मैं राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक हर तरीके के सामाजिक पहलुओं पर अपनी राय रखने की कोशिश करता हूं। आपने बहुत सारे ऐसे मेरे वीडियोस देखे होंगे जिनमें मैं पॉलिटिकल फ्रंट पर या समाज में अश्लीलता को लेकर के, और चाहे यूथ को बिगाड़ने वाली बात हो, बेटिंग एप्स को सेल करने की बात हो, धड़ल्ले से सेलिब्रिटीज का बेटिंग एप्स को प्रमोट करना, चाहे तिरुपति में लड्डुओं में मिलावट हो, या फिर हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर सरकार के रवैये और हर उन पहलुओं पर अपनी राय रखने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि अगर हम जिस समाज में रहते हैं और हमारा संविधान हमें हर बात बोलने की इजाजत देता है और उन्हीं संवैधानिक दायरों को, उन्हीं संवैधानिक दस्तावेजों और उन संवैधानिक अधिकारों के आधार पर मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखता हूं। मैंने एजुकेशन फ्रंट पर, एम्प्लॉयमेंट पर, इन्वेस्टमेंट पर, फॉरेन पॉलिसीज पर, कुंभ पर और यूथ जो लाखों रुपए लगाने के बाद में अपने स्टेट से निकल करके नॉर्थ से साउथ में आते हैं, उन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को, और अगर लाखों रुपए लगाने के बाद में उनको जॉब नहीं मिलती, ऐसे बहुत सारे मुद्दे मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किए हैं। और आज फिर उन सारे मुद्दों को मैं एक कंसोलिडेटेड वे में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। और मेरा आप लोग से हाथ जोड़ करके निवेदन भी है कि जो भी बात मैं आप लोगों के सामने रखता हूं उसमें आप अपनी राय जरूर दें। राय हमारी करना जरूरी इसलिए है कि सबसे पहली बात तो इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं लगते, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। और पैसा न लगने के साथ साथ ये मेरे लिए भी कि जिन मुद्दों को, जिन पहलुओं को मैं आप लोगों के सामने रखता हूं वो किस हद तक सही है, जायज हो। मैं ये नहीं कहता, मैं क्लेम नहीं करता कि जो भी मुद्दा या जो भी बातें मैं आप लोग के सामने रखता हूं मैं 100% सही हूं। तो ये मेरे लिए भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो भी बातें मैं आप लोगों के सामने रखता हूं वो उसमें आप लोग कैसे सोचते हैं, समझते हैं, और आप लोग के सोचने का नजरिया कैसा है। तो उससे मैं जहां मुझे लगता है कि हाँ, इन सारी चीजों को जानने की जरूरत है, मैं उन सारी चीजों को जानूंगा, समझूंगा। अब मैं आपको यह बता देता हूं, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता या किसी भी संस्था या किसी भी पॉलिटिकल संस्था या पार्टी से किसी से संबंध नहीं रखता। अब आता हूं मैं शिक्षा के मुद्दे पर। दोस्तों, आजादी के बाद से शिक्षा का माहौल, या जिस तरीके की बहुत सारी जनगणनाएं हुई, बहुत सारी प्लानिंग्स हुई, बहुत सारी ऐसी योजनाएं निकल करके आई जिसमें साक्षरता का परसेंटेज धीरे धीरे इंप्रूव हुआ, बट उस एजुकेशन सिस्टम को किसी ने खुल करके इंप्रोवाइज करने की कोशिश नहीं की। इस समय का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन पैटर्न है, लाखों करोड़ों युवा जो जॉब से जो अपनी एजुकेशन करने के बाद में भी अनस्किल्ड रहते हैं और उनको जॉब नहीं मिलती है। तो एक तो एजुकेशन रिफाइनमेंट पे कि एजुकेशन को किस तरीके से अप स्किल कर सकते हैं, और जो हमारा यूथ निकल रहा है उसको जॉब रेडी मटेरियल कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, आजादी के बाद से शायद ही कोई एक भी ऐसा कोई नेता हो जिसने शिक्षा को प्रायोरिटी दी हो। मुझे नहीं लगता कि आजादी के बाद से कोई भी एक नेता जिसने शिक्षा को प्राथमिकता दी हो कि शिक्षा हमारे देश के लिए कितनी जरूरी है। मेरे हिसाब से हमारे यहाँ जितने भी हाईली स्किल्ड बंदे होते हैं वो लोग अपना देश छोड़ करके विदेश में सेटल हो जाते हैं या दूसरी कंपनीज में कहीं पे बाहर जाकर के काम करने लगते हैं पैसे के लिए। बट अगर वही टैलेंट हमारे देश में रह करके उन सारी पहलुओं को एनालाइज करता है, एनालिसिस करता है, अपना समय देता है, उनको ब्रेन स्टॉर्म करता है, ऐसे गुड सेट ऑफ पीपल, ऐसे ही 10 लोग इकट्ठा होकर के सोचते हैं कि हम अपने देश में क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर उन पहलुओं पर चर्चा करते, उन सारी चीजों को ब्रेन स्टॉर्म करते, तो शायद से हमारा देश जिस प्रगति से बढ़ रहा है शायद मल्टीफोल्ड ग्रोथ करता है। बट मुझे लगता है कि हमारे शिक्षा को बहुत लो लेवल पर कंसीडर किया गया। जिस तरीके की सोच हमारी होनी चाहिए, या जिस तरीके का एजुकेशन रिफाइनमेंट होना चाहिए था, जिस तरीके का एजुकेशन पैटर्न होना चाहिए था, और एक जील और एक एक्साइटमेंट, एक ग्रीड जो होता है, उस तरीके का शायद से हमारे देश में एजुकेशन को इस तरीके की वरीयता नहीं देगी, जिसका परिणाम यह है कि लाखों करोड़ों इंजीनियर्स एजुकेशन के बाद में अनस्किल्ड रहते हैं और उनको जॉब नहीं मिलती। तो सबसे पहले हमें अपने यहाँ जितना भी यूथ है उनको स्किल्ड बनाना है, एजुकेशन पे फोकस। हमारे यहाँ जितना भी एजुकेशन का बजट है, एजुकेशन के बजट को
बहुत सोच समझ करके कि जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो आज का यूथ है वो कल बढ़ करके इस देश का लीडर बनेगा, देश का बन सकता है, किसी एमएनसी में जा सकता है, किसी हर जहां पे भी जाएगा तो उसको वो वहां का एक उसको जिस तरीके का एनवायरमेंट मिलेगा उस तरीके से वो ग्रो होगा। तो वो लीडर भी बन सकता है, पॉलिटिकल लीडर बन सकता है, या अपने जहां भी जॉब करेगा वहां पे लीडर बन सकता है। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले फ्यूचर की एक दिशा निर्धारित करेगा। दैट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव फॉर द एजुकेशन। तो एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं जितने भी हमारे पॉलिटिकल, जितने भी हमारे नेता हैं, जितने भी हमारी पॉलिटिकल लाइन है, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एजुकेशन का बजट जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी आपको समझ में नहीं आता, बट आने वाले टर्म में या आने वाले समय में 8 से 10 सालों में जो आप एजुकेशन का बजट रखेंगे वो किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, यू कांट एक्सपेक्ट, यू कांट इमेजिन इवन। रीजन नहीं, वही जो टैलेंट आप उसको आप स्किल करोगे वो जाकर के किस तरीके से आपकी देश की ग्रोथ में, हमारे देश की ग्रोथ में, हमारे घर की ग्रोथ में किस तरीके से कॉन्ट्री करेगा, दैट यू कांट डिनाई। ये हमारा एजुकेशन का पहलू है। दूसरा मैं आता हूं, क्या था मैंने रोजगार, एम्प्लॉयमेंट की बात। जिस तरीके से हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारा एजुकेशन पैटर्न, हमारे यहाँ एजुकेशन को स्केल करना, एजुकेशन का एक स्किल्ड लेबर, एक स्किल्ड एम्प्लॉय जब निकल करके आएगा तो मुझे लगता है कि एक जो रोजगार का भी एक रोजगार का भी पैटर्न वो भी शायद चेंज हो जाएगा। अगर हमारे यहाँ जितना भी यूथ निकल के आएगा और अगर स्किल्ड होगा तो उसके लिए जॉब्स की भी कमी नहीं होगी। और जॉब्स के साथ साथ एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि हमें अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से, मैं मोदी जी की स्टार्टअप इंडिया के कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हूं। आई एम हाईली इन्फ्लुएंस्ड कि हाँ एक थॉट प्रोसेस, एटलीस्ट ही इज द वन हु थॉट अबाउट इट, कि हाँ हमारे स्टार्टअप इंडिया का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें यूथ कम से कम सोच सके, बियॉन्ड द जॉब दे कुड थिंक एंड इम्प्लीमेंट। और हमारे यहाँ इस तरीके का एक पूरा सिस्टम बनाना कि अगर आप अपना स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं तो आपको एक फंडिंग वगैरह मिल सकती है, एक लो स्केल पे या एक लो इंटरेस्ट पे, जिस भी तरीके से ये सब्सिडी मिल सकती है। तो ये जो सरकार ने इन चीजों को, स्टार्टअप को स्केल करने के लिए एक सिस्टम बनाया, दैट इज रियली आई रियली अप्रिशिएट दैट। बट इन सबके साथ साथ हमको कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी डेवलप करनी पड़ेगी बड़े स्केल पर। अगर मैं केवल, क्योंकि आई हेल फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, अगर मैं देखूं तो वहां पे 24-25 करोड़ युवा है, 24-25 करोड़ लोग हैं, नॉट युवा, सॉरी, वहां पे 24-25 करोड़ लोग हैं। अगर वो 24-25 करोड़ लोग आज की डेट में कम से कम 24-25 करोड़ में अगर आप वहां पे कुछ करोड़ों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाते तो किस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस प्रदेश का ग्रोथ मॉडल क्या होगा, उस प्रदेश की इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी, वहां के लोग जो निकल करके आएंगे अपने एजुकेशन कंप्लीट करके, उनको कहां पे जॉब मिलेगी। तो सबसे पहले हमको कुछ इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की जरूरत है। और अगर हम इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं करेंगे तो आप यही है 10, 20, 50, 100, 200, 500 के चक्कर में वो लोग इधर उधर हाथ मारेंगे। और हमारे जो स्किल्ड लेबर है, जो एक विजन है, देखिए किसी भी देश की ग्रोथ वहां के लोगों पर डिपेंड करती है। अगर हमारे यहाँ के लोग ही स्किल्ड नहीं होंगे और उनका माइंडसेट ही वहां तक नहीं पहुंच पाएगा कि हमको ये चीज करनी है, वो केवल ग्राउंड में ही बने रहेंगे, तो वो देश, जब लोग नहीं डेवलप होंगे तो देश कहां से डेवलप होगा। तो हमें पहले लोगों के डेवलपमेंट के बारे में सोचना। जब हम लोगों के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली दैट विल ट्रांसफॉर्म इनटू कंट्री ग्रोथ एंड, और एक किस तरीके से हमारा पूरा इकोनॉमी बूस्ट होगा वो भी एक दैट वी कैन सी डाउन द लाइन। तो एजुकेशन के साथ साथ हमको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डेवलपमेंट और डेवलपमेंट में कितना ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हमको बड़ी से बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगानी पड़ेगी। दूसरा ये भी बात है कि जब आप यूपी में या किसी भी प्रदेश में नॉर्थ के जब आप कोई एजुकेशन अपनी कंप्लीट करते हो तो तुरंत आपको वहां पे जॉब के लिए आप बैंगलोर भागते हो, आप हैदराबाद आओगे, बैंगलोर आओगे, मुंबई आओगे, पुणे आओगे। बहुत कम ऐसा रहता है कि आप दिल्ली या गुड़गांव में जाते हो। दिल्ली गुड़गांव में जाते हो, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डिनाइंग कि आप दिल्ली गुड़गांव में जाते हो, आप जाते हो। But at the mass scale, if I talk about, most of the people, nearly 90% of the people, they shift to south. Why? Why they have to come out of their hometown? तो हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि आप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ दैट इज बैड, बट कहीं ना कहीं जहां पर 20-25 करोड़ लोग हैं जिस प्रदेश में, तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं किसी सरकार पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं, चाहे कोई भी सरकार हो, उस सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस प्रदेश में 24-25 करोड़ लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करे, कुछ ऐसा मॉडल तैयार करे, कुछ भी करे। हाँ, इनॉग्रेशन बहुत हो जाते हैं, बहुत सारे फीते काटे जाते हैं, बहुत सारी होक्स रहती है,
ये होगा, ये इन्वेस्टमेंट हो गया ना, दोस्त सो मैनी थिंग्स। हर साल या बाई वीक, व्हाट यू कॉल दैट, जब भी टर्म चेंज होता है तब एक दो बार ऐसी इस तरीके की समिट हो जाती है। पर उसके बाद भी मेरे देखते देखते मैं देख रहा हूं पता नहीं कितनी बार ऐसी कौन कौन सी इन्वेस्टर समिट हो गई, बट उनका आउटपुट जीरो रहता है। मुझे नहीं दिखता कि उसका कुछ आउटपुट निकला, बट इन्वेस्टमेंट के नाम पर ढिंडोरा बहुत पीटा जाता है। तो एक्चुअली हमको ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। जितने भी हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका जो भी इन्वेस्टमेंट समिट्स होती हैं, उन इन्वेस्टमेंट समिट्स के साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे यूथ के लिए और उस प्रदेश की कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि हर चीज हर जगह पे डेवलप नहीं हो सकती, तो देखना पड़ेगा कि उस प्रदेश के लोगों के लिए क्या चीज सुटेबल है और किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकते हैं और क्या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा सकते हैं जिससे वहां के यूथ को फायदा हो। अगर आप देखो कि नॉर्थ बंदे जब साउथ में आते हैं तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपका रेंटल इनकम ही बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जो भी आप कमाते हो, द मेजर पर्सन ऑफ योर सैलरी गो फॉर द रेंट। इफ यू हैव टेकन योर ओन होम, देन योर मेजर पर्सन ऑफ योर सैलरी विल गो फॉर EMIs एंड ऑल दैट। कीपिंग ऑल दोस कंस्ट्रेंट्स, अगर आप अपने होम टाउन में होंगे तो आपका रेंट बचेगा। रेंट बचने के साथ साथ जो आप EMI देते हो, अगर आप अपने होम टाउन में होंगे देन यू विल नॉट गो फॉर अदर हाउस, यू विल बी यूजिंग, आप खरीद सकते हो, दैट इज ऑल अप टू यू, बट दैट इज नॉट द कंपल्सन। तो एम्प्लॉयमेंट, शिक्षा, दे आर कॉम्प्लीमेंट फॉर ईच अदर। अगर हम शिक्षित होंगे और स्किल्ड शिक्षित होंगे, मुझे आज से 500 साल पुराने इतिहास को जिसका कुछ रेलिवेंस है उसका तो जानना बनता है, बट ऐसे मुझे बाबर हुमायूं को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे उन चीजों को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं जो मेरे आज को बदल नहीं सकते। मुझको उन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे केवल उस चीज में इंटरेस्ट है जो मेरे आज को बदल सकते हैं और मुझे इंस्पायर कर सकते हैं। तो हमारे ऐसे कुछ क्रांतिकारी थे, हमारे ऐसे कुछ महापुरुष थे जिन्होंने हमारे देश के लिए जान दे दी, तो ये मेरे लिए जानने की बात है। बट मुझे उन चीजों को जानने की जरूरत नहीं, कौन कहां लड़ा, कहां मरा, इन सारी चीजों को मेरा जानने का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ना मुझे जानने की जरूरत है, क्योंकि इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस इन माई लाइफ। राइट? तो शिक्षा और रोजगार एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं बात करता हूं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तब तक एम्प्लॉयमेंट या रोजगार नहीं लगेंगे। जब तक रोजगार नहीं लगेंगे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट आना बहुत जरूरी है। अब इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? आपको वो इस तरीके का पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। रोड्स अच्छी हो रही हैं, गडकरी जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, रोड्स अच्छी हो रही है, बट मैं ये भी इस बात को भी नहीं भुला सकता हूँ, रोड्स तो अच्छी हो रही हैं, आज अच्छी होती है, कल अच्छी होती है, परसों अच्छी होती है, बट वही 2-4 साल में फिर उसी स्ट्रक्चर में पहुंच जाती है। तो ये जो बड़े बड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, इनकी क्वालिटी पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और क्वालिटी पे ध्यान देने के साथ साथ जहां पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो आंख बंद करके लोग वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। हर प्रदेश की जो फाउंडेशन होती है वो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। मैं बता रहा हूं, लोग बैंगलोर में, पुणे में यहां पर क्यों इन्वेस्ट करते हैं? बिकॉज दे सी देयर पोटेंशियल हियर। देखते हैं कि यहां पर इस तरीके का एक कल्चर है, इस तरीके का एक लोगों का माइंडसेट है और इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से वो यहां पर इन्वेस्ट करने की इन स्टेट्स में, इन प्रदेशों में इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्ट करने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। तो मेरा सवाल सिंपल सा है कि जब इन स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, यहां पर कंपनियां खुल सकती हैं, तो यही चीज नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में क्यों नहीं हो सकती है? वो सिंपल सवाल, बहुत सिंपल सा है, बट जवाब, और सब लोग जानते भी, ऐसा नहीं कि कोई नई बात कर रहा हूं मैं, सबको पता है। बट इन सबके साथ साथ इनका आउटपुट निकल करके नहीं आता, ये बहुत दुखद है कि पता सबको है, हर मंत्री, संतरी, नेता, हर इंसान को पता है, whoever fights in the election from top to any level, everybody knows that, like, you know what is needed, but उसके कॉन्टेक्स्ट में शायद वो एक्शन नहीं लिया जाता जिसकी जरूरत है। तो हमको इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। जो इन्वेस्टमेंट हो गए तो इन्वेस्टर्स उस इन्वेस्टमेंट को निकाले नहीं। बिकॉज अगर आप इस समय करंट में शेयर मार्केट की बात करें, इस समय स्टॉक मार्केट की हालत क्या है पता है आपको? अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, करेंटली स्टॉक मार्केट इज कंप्लीटली ऑन द ग्राउंड। So many crores, millions of rupees people have lost. Why? कुछ तो ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से जिसने हमारे यहाँ की स्टॉक मार्केट को पूरी तरीके से पिच पर ला दिया। तो हमें इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट फोकस करेंगे तो लोग, और इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ हमको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो फैसिलिटीज, वो पूरा इकोसिस्टम देना पड़ेगा कि अगर कोई इंडस्ट्रीज लगाएगा हमारे यहाँ 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वो देखेगा कि इस प्रदेश से 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने लायक कुछ है कि नहीं है, यह केवल हवाबाजी है। तो हमको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। तो मैं नॉर्थ में इस तरीके का पूरा इकोसिस्टम देने के लिए मैं
यूपी में माननीय योगी सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन भी करना चाहूंगा कि आपको सारी यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, यू अंडरस्टैंड बेटर कि आपके प्रदेश के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, बट कुछ ऐसी अच्छी से अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करें कि आपके प्रदेश के लिए कौन कौन से इन्वेस्टमेंट जरूरी है। आपका जो यूथ निकल करके आ रहा है वो किसी दूसरे प्रदेश में ना जाए, उसके लिए आप क्या ऐसा करें जिसकी वजह से उनको इधर उधर चक्कर ना लगाने पड़े। ये मेरा इन्वेस्टमेंट का कॉन्टेक्स्ट हो गया। अगर मैं बात करूं पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, अगर मैं केवल केंद्र की बात करूं, केंद्र में उत्तर प्रदेश से मिनिमम 8 से 11 के बीच में, आई कांट टेल यू द एग्जैक्ट काउंट, मिनिमम 8 से 11 के बीच में केंद्रीय स्तर के नेता है जिनको केंद्र में कुछ जिम्मेदारी दी गई है। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि अगर केंद्र में भी हमारे यहाँ के नेता काम कर रहे हैं, केंद्र में भी उनको एक सम्मानित पद दिया गया है, इतने सारे मंत्री संतरी, इतने बड़े बड़े नाम होने के बाद में भी, केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट उत्तर प्रदेश बिकॉज आई हियर फ्रॉम देयर, मैं वहां से बिलोंग करता हूं, राइट। तो इतने बड़े प्रदेश से जहां पे 8-10 केंद्रीय स्तर के नेता हैं, 80 लोकसभा सीट है और इतना सब कुछ, और हर साल उत्तर प्रदेश भरोसा करके जब आपको पावर में ला रहा है तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस प्रदेश के बारे में बढ़ चढ़ करके सोचने की जरूरत है। मैं ये डिनाई नहीं करता हूं कि कुछ भी डेवलपमेंट्स नहीं है, बट जो पेस ऑफ द डेवलपमेंट, जो जिस भरोसे के लिए लोग आपको बार बार खींच के लाते हैं, टर्म में आपको खींच के लाते हैं, आपको सत्ता देते हैं, इसका मतलब यह है कि उनका आपके ऊपर भरोसा बहुत है। उस भरोसे को कायम करने के लिए आपको पॉलिटिकल फ्रंट से हट करके पर्सनल फ्रंट पे आना पड़ेगा, कनेक्ट होना पड़ेगा, जनता से 1-to-1 कनेक्ट होना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि उनकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। रोटी कपड़ा और मकान ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और बहुत सारी चीजों के लिए बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं, न्यूज आती है, सब कुछ होता है, बट वाकई में वहां पर मिडिल क्लास आदमी किस चीज से परेशान है जानना पड़ेगा और उसका मेन रीजंस क्या है। तो हमको पॉलिटिक्स, रिलीजियस और आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हो, आपके पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स हो और डेवलपमेंट, इन तीनों चीजों को आपको सेपरेट रखना पड़ेगा। होता क्या है हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में, आप धार्मिक और सामाजिक और डेवलपमेंट, धार्मिक सामाजिक और जो भी डेवलपमेंट्स हैं सबको मर्ज कर देते हो, बट एक्चुअल में इन तीनों का कोई रिलेवेंस नहीं है। बट ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए आप कर देते हो, वो बात अलग है, बट ऑन ग्राउंड जो जनता है, जो हमारे और आप जैसे लोग हैं, या मेरे जैसे लोग हैं, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको केवल इतना फर्क पड़ता है कि आई नीड माई रोटी कपड़ा और मकान। अगर मुझे समय से रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिलता है तो आई विल बी इन ट्रबल। मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं किसको चुनूं, और जिस पर मैंने भरोसा जताया, दे हैव डिस्ड मी आउट, उन्होंने मुझे धोखा दिया। तो अगर लोग आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, आपको ला रहे हैं और बार बार आपको सत्ता आपके हाथों में दे रहे हैं, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और जितने भी धार्मिक पहलू हैं उनको डेवलपमेंट से मत जोड़िए। डेवलपमेंट कैसे होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, और इन सबके साथ साथ जब यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो खुद ही सोचेगा कि हम उसके प्रदेश के लिए, उसके लिए क्या चीज अच्छी है। आज मुझे देखते हुए, आई स्टे इन बैंगलोर, मैं बैंगलोर में रहता हूं और मुझे यहां पर रहते हुए आई बीन स्टेइंग हियर इन बैंगलोर मोर देन अ डिकेड। मुझे 10 साल से ज्यादा का समय हो गया बैंगलोर में, और 10 साल में यूपी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे पता नहीं क्या क्या बन गया, क्या क्या चीजें, मेट्रोस बन गई और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ गई, बहुत सारी आ रही, पहले भी आती थी और अभी भी आ रही, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, बहुत सारी चीजें, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी स्केल हुआ है। बट मैं अगर बात करूं, शायद से मैं गलत हूं, अगर मैं बात करूं तो आज से 10 साल पहले मैं जहां पर रहता था, आज से 10 साल पहले मैं जहां से यूपी से बिलोंग करता हूं, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूं, मैं वहां पर रहता था, वहां पे जो चीजें थी उनमें कुछ ज्यादा खास अंतर, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल अंतर नहीं आया, अंतर आया है, बट जो अंतर, जिस पेस से अंतर आना चाहिए था, जिस पेस इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट, कि आप रेस तो कंप्लीट कर लोगे, बट रेस में आप इतने पीछे चले जाओगे कि देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैच दैट पेस।
तो आपको समय के साथ में अपनी पेस को बढ़ाना पड़ेगा और उस पेस में आपको देखना पड़ेगा कि आपके प्रदेश के लिए या आपके इकोसिस्टम के लिए कौन कौन सी चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें गलत हैं। यहाँ मैं देख रहा हूं कि आज से 10-12 साल पहले 3-4 रुपए में टेम्पो चलते हैं, वहां पे यूपी कानपुर में टेम्पो चलते हैं, तो वो 3-4 रुपए कुछ लेते थे और आज की डेट में भी आपको 5 या 10 रुपए में भी लेते हैं। और 5 रुपए 10 रुपए लेने की बात नहीं है, मैं देख रहा हूं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आज से 10 साल पहले था लोगों का, वो आज भी 10 साल बाद भी आज वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। उसमें कोई मैंने इम्प्रोवाइजेशन नहीं देखा। जो लोग पहले भी साइकिल से चल रहे थे वो आज भी साइकिल से चल रहे हैं, जो लोग बाइक से पहले भी चलते थे वो आज भी, यानी उनका पॉकेट साइज जैसा था वैसा ही बना हुआ है। मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियली दे हैव ग्रोन अप। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है हमारी व्यवस्था पर कि क्या से 10 साल पहले जो हमारी कमाई थी, आज 10 साल बाद भी इतना इन्फ्लेशन वगैरह होने के बाद भी वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग कि उस इकोसिस्टम को रीच करने के लिए, उस इकोसिस्टम अलाइन होने के लिए। तो सबसे पहले हमको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होने के साथ साथ इस सिस्टम को, इन्वेस्टमेंट को लाना पड़ेगा, शिक्षा रोजगार पे फोकस करना पड़ेगा, बजटिंग करनी पड़ेगी और इन सबके साथ साथ हमको ये जितने भी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक चीजें हैं इनको सबको सेपरेट करना पड़ेगा, अलग अलग रखना पड़ेगा, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। लोग बोलेंगे क्या भाई राम मंदिर बन गया तो ये भी एक डेवलपमेंट है। मैं ये डिनाई नहीं करता हूं, ये हमारा एक धार्मिक पहलू है, तो मैं उसको डिनाई नहीं करता हूं। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो हाँ, वी हैव ग्रोन अप अ लॉट, बट इन सबके साथ साथ मैं इस एंगल को भी डिनाई नहीं कर सकता हूं कि उस मंदिर के बनने से, भगवान श्री राम जी के अयोध्या में मंदिर बनने से और कौन से डेवलपमेंट्स हुए कि तो वहां पर होटल इंडस्ट्री, वहां पर फुटफॉल बढ़ा। केवल जहां तक मेरे सुनने में आया है कि मैंने कुछ सोर्सेस से जाना कि 700 करोड़ का चढ़ावा ऑल अलोन इन अयोध्या में चढ़ा, भगवान श्री राम जी के मंदिर में। तो यानी कितने लोग वहां पे जाकर के विजिट करते हैं, इन पर्सन विजिट करते हैं। फुटफॉल बढ़ा तो वहां पर होटल इंडस्ट्री बढ़ी, फूड इंडस्ट्री बढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा। मुझे लगता है कि जो अयोध्या जाता है वो आगरा भी जाता होगा, वो दिल्ली भी जाता होगा, वो शायद से कानपुर भी जाता होगा, वो काशी भी जाएगा, वो मथुरा भी जाएगा, वृंदावन भी जाएगा। तो एक पूरा एक चेन सा बन गया कि आप एक जगह जाते हो और आपने इस तरीके का एक ट्रेवल बना दिया कि जिसका कि जो भी वहां पे जाएगा ही विल बी फोर्स्ड टू गो ऑल दोज प्लेसेस, राइट। तो एक इस तरीके का माइंडसेट बना दिया। इन माइंडसेट बनने के साथ साथ आपको जो इनडायरेक्ट इनकम थी कि ये जितने भी स्मॉल स्केल बिजनेसेस थे या होटल इंडस्ट्री थी, होटल इंडस्ट्री आई कैन नॉट से लाइक इन स्मॉल स्केल, तो जितने भी छोटे बड़े होटल वगैरह थे और टैक्सी और इन सारी चीजों का कंजप्शन बढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट मिला है उस मंदिर के बनने से। एंड दैट्स अ प्रूवन थॉट ऑल टुगेदर। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। मल्टीपल सच प्लेसेस इन इंडिया वेयर और वो किसी भी बड़े तीर्थ स्थान की बात अगर मैं करूं तो वहां पर आसपास की पूरी इकोनॉमी उस मंदिर के सहारे चलती है, उस मंदिर के या जो भी आप मान लो। रीजन नहीं क्योंकि लोग जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो बहुत सारी चीजें घूम फिर करके वहीं पे जाकर के अटक जाती हैं जो जरूरत है, राइट। चलिए, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं फिर से इन सारे मुद्दों को आपके सामने डिस्कस करूंगा। अभी के लिए आई एम गोइंग टू साइन ऑफ एंड फिर कुछ मुद्दों को आपके सामने डिटेल में डिस्कस करूंगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और ये केवल मेरी बात नहीं, ये हमारे और आपके हक की बात है। अगर हम अपने हक के लिए भी नहीं आवाज उठा सकते तो ये वाकई में हमको सोचने समझने पर मजबूर करता है कि पता नहीं आपको नींद कैसे आ जाती है। जहां पर हमें बोलने की जरूरत है, अगर हम कानों से सुनते नहीं, आंखों से आंख बंद कर लेते हैं। अगर आंख बंद कर लेते हैं, आई डोंट नो हाउ आर वी गोइंग टू जस्टिफाई लाइक वी आर ह्यूमन, कि अगर किसी भी गलत चीज को बर्दाश्त करना भी गलत है, तो अगर आपको लगता है कि हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए या हमारी आने वाली जनरेशन के लिए अगर ये चीज सही नहीं है, तो डेफिनेटली वी हैव टू कम आउट, वी हैव टू रेज आवर वॉइस सो दैट एट लीस्ट द पीपल कुड गेट टू नो व्हाट इज नीडेड, आर दे रॉन्ग, सो दे विल रिकंसीडर। वो सारे पहलुओं को रिकंसीडर करेंगे कि वो क्या ऐसा करें कि जिससे आम इंसान का शोषण ना हो, आम आदमी चीटेड सा फील ना करे। दैट्स ऑल आई कैन से। चलिए ठीक है,
मैं फिर मिलूंगा इन्हीं मुद्दों को आगे कंटिन्यू करते हुए। और मेरा आप लोग से निवेदन है कि अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो शेयर जरूर करें। इससे इसके बहुत फायदे हैं कि एटलीस्ट द पीपल विल थिंक कि हाँ क्या कि वो क्या सही सोचते हैं, क्या गलत सोचते हैं, एंड दे कुड गेट अलाइन विद माय थॉट, एंड इवन आई कैन आल्सो गेट कनेक्टेड देम, लाइक व्हाट इज देयर थॉट प्रोसेस अबाउट सो थिंग्स. Till then, so I'm going to sign off for the day. Thank you very much.